तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्या दीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो अभी हम देख रहे हैं उत्तराखंड का सेकंड पेपर। ठीक है, एक क्लास आपकी हो चुकी है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं जो फर्स्ट क्लास हमने पहले अभी तक देखी थी, उसमें हमने उत्तराखंड के संबंधी जो आपका सेकंड पेपर है उसका जो आपका टॉपिक फर्स्ट है उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी है, उसमें आपके जो स्थिति विस्तार सामरिक महत्व किस तरीके से हो सकता है, उसकी संरचना उच्चावच, इन सब के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस देखा कि किस तरीके से आपको मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है। ठीक है, अब आज हम देखने वाले हैं जलवायु और जो इसका अपवाह तंत्र है। ठीक है, तो इन दो टॉपिक को आज हम देखेंगे, जो अभी हम 1 घंटे की क्लास अभी आपके जो है वो देखने वाले हैं। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको इस चीज़ों को किस तरीके से लेके चलना है इन दोनों टॉपिक के। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो है वो है क्लाइमेट चेंज नहीं, क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की जलवायु किस तरीके से है। अब जब उत्तराखंड की जलवायु की बात आती है तो हमें बेसिकली अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से हमें कोई पीएचडी वगैरह नहीं करनी है इन टॉपिक पे। एक जनरल तरीका, एक जनरल हमें पास एक कंटेंट हो, जनरल एक अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के लिए, अगर उसमें एक सवाल बनता है आपका मेंस और इंटरव्यू के लिए, तो आपको एक जनरल आपकी जानकारी आपकी उस चीज़ को लेकर बनी हो, तो आप एक सवाल उसका उत्तर आप दे पाएँ। ठीक है, जलवायु की जब बात करोगे आप, तो इसमें आपको पता है कि उत्तराखंड में जो आपको 3 ऋतु आपको देखने को मिलती है। ठीक है, शीत ऋतु हो गया, ग्रीष्म हो गया, आपका वर्षा ऋतु हो गया। शीत में आप देखते हो सितंबर से अक्टूबर से शुरू होती है और मार्च अप्रैल तक आपका खत्म होती है। और स्थानीय भाषा में इसे हम गढ़वाली में क्या बोलते हैं, हियूंद बोलते हैं कि हियूंद का महीना होगी। ठीक है, हियूंद का टाइम, इस तरीके से हम इन्हें कुछ उच्चारण करते हैं। हियूंद हो गया, सगे हो गया। ठीक है, स्थानीय आपका जो लैंग्वेज है। ठीक है, औसत तापमान इस मौसम में आपका क्या होता है कि इस सीजन में आपको 8 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका जो है आपका तापमान इस टाइम आपको देखने को मिलता है। पश्चिमी विक्षोभ जो इस टाइम पे रहता है आपका एक्टिव रहता है बहुत, और इसके कारण क्या होता है आपका जो उत्तरी उत्तराखंड है उसमें तो बर्फ पड़ती है, लेकिन जो दक्षिणी उत्तराखंड है वहाँ पे क्या आपका वर्षा के रूप में आपका जो पश्चिमी विक्षोभ है वो आपका प्रभाव डालता है। तो शीत तुम्हें आपको इन चीज़ों को, इन जानकारियों को थोड़ा सा माइंड में रखना है। ठीक है, एक तो आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। फिर आप जो है क्या करोगे, मार्च अप्रैल से आपका और मई जून तक आपको जो ग्रीष्म ऋतु का मौसम आपका चलता है। मार्च अप्रैल से शुरू हो जाएगा और मई जून तक आपका ये चलेगा। ठीक है, अब हम गढ़वाली में जो लैंग्वेज हम जो सब इसके लिए बोलते हैं, हम बोलते हैं कि रूढ़ी का महीना बोलते हैं, खरसों का महीना बोलते हैं। ठीक है, गढ़वाली में तापमान आप जब देखोगे तो 15 डिग्री से और 20 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो औसत तापमान है ग्रीष्म ऋतु का उत्तराखंड में। अगर हम ये बोलें कि सर कि यहाँ का जो आप देखोगे, अगर हरिद्वार आपका हो गया, उधम सिंह नगर आपका हो गया, देहरादून हो गया, तो वहाँ आपका जो तापमान जो आपका मैदानी क्षेत्र है वो आपका 45 डिग्री तक भी आपको देखने को मिलता है। दून घाटी में आप जब देखोगे तो आपका तापमान जो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है वो आपका मिलता है 45 डिग्री सेल्सियस भी अधिकतम आपका वहाँ देखा गया है। ये तो अधिकतम भी है, कहीं कहीं न्यूनतम भी मिलता है। तो जो एवरेज तापमान आपका जो ग्रीष्म ऋतु का बताया गया है वो आपका 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक का आपको देखने को मिलता है ग्रीष्म ऋतु में। अगला आपका वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु आपका जब मौसम शुरू होता है आपका मई जून से आपका शुरू हो जाता है और ये आपका रहता है सितंबर अक्टूबर तक। तो इस सीजन आप 2025 में तो वर्षा ही वर्षा देखने को मिली है। 2024 के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा वर्षा हो रही है। आपका जो ग्रीष्म ऋतु जो आपका था, जो गर्मियों के मौसम थी इस बार देहरादून में, तो 2025 में आपको बिल्कुल ही नाम मात्र गर्मी पड़ी थी। आप मई जून से लगभग जो बारिश आपका जो था यहाँ से मार्च अप्रैल से, सॉरी, तो मार्च अप्रैल से आपको बारिश यहाँ देखने को मिल रही थी। तो वर्षा ऋतु जो हम देखोगे आप मई जून से आपका शुरू होकर और ये सितंबर अक्टूबर तक अभी ये खत्म होने वाला है। मानसून के टाइम पे आपकी विशेषता इस टाइम की है। ठीक है, इस टाइम पे मानसून की 2 शाखा आपको उत्तराखंड में देखने को मिलती है। एक आपकी अरब सागर की शाखा और एक है आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, अभी हम जब जीएस के सब्जेक्ट पढ़ेंगे अच्छे से मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ आपको प्रॉपर तरीके से जलवायु का जो सेशन है, जो वर्षा ऋतु वाला, ग्रीष्म ऋतु वाला, इन सबको उस पर्सपेक्टिव से आपको पूरा तरीके से आपको समझाऊँ कि मानसून किस तरीके से काम करता है। उसका जो अरब सागर वाली खाड़ी है, अरब सागर वाली जो शाखा है, उसकी जो बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है किस तरीके से काम करती है, पश्चिमी विक्षोभ किस तरीके से हिमपात और वर्षा करवाता है। तो इन सब को हम जो डीप में आपका जीएस के सब्जेक्ट में आपको देखेंगे। अभी आपका जो मुख्य परीक्षा आपके सर पे है, तो उसके लिए हम एक जनरल कंटेंट आपका तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो अरब सागर शाखा आपका हो गया, ये सबसे पहले उत्तराखंड में प्रवेश करती है। और लेकिन जो बंगाल की खाड़ी शाखा होती है वो सर्वाधिक वर्षा उत्तराखंड में कौन करती है, जो बंगाल की खाड़ी वाली आपकी शाखा है। तो इस बात को आपको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बरसात, ये उत्तराखंड में जो लोकल लैंग्वेज हम इसे बोलते हैं, आपका जो बरसात का मौसम होता है उसे बोलते हैं चौमासा। ठीक है,
तो चौमासा को आपको थोड़ा सा याद रखना है, बसग्याल चौमासा आपको थोड़ा सा याद रखना है। वर्षा ऋतु का आपका जो मौसम है उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे अब एक एक आपका फॉर्मेट है जलवायु से संबंधित कि किस तरीके से आपको एक जलवायु का नोट आपको बनाना है। ठीक है, कि अगर आप वहाँ पे एक आंसर राइटिंग और उसमें प्रैक्टिस के संदर्भ में आप उस टॉपिक को जो है लिख सको फिर। ठीक है, अब है आपका उत्तराखंड की जलवायु। तो जलवायु का तात्पर्य है किसी स्थान की जलवायु दशाओं की दीर्घकालिक औसत को कहा जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो तापमान आपका हो गया, वहाँ की वर्षा वगैरह होगी, वहाँ का जो मेघाच्छादन हो गया आपका, जो वहाँ की भूमि उच्चावच होगी, जो पवनों की दिशा वगैरह होगी, तो इन सभी चीज़ों को कुल मिला के जो आपकी इन सभी का जो दीर्घकालिक औसत एक निकलता है, उसके आधार पर हम कहते हैं कि वहाँ की जलवायु। तो जलवायु आप समझ गए होंगे कि ये किसी स्थान का क्या है, एक लंबे समय का जो एक औसत आपका होता है, उनके वहाँ की जो दशाएं वगैरह होती है, तापमान, वर्षा, इन सब का, तो वो आपकी वहाँ की जलवायु कहते हैं। और जब इन सभी का क्या होता है, एक अल्पकालिक औसत होता है, वो आपका मौसम कहलाता है। अब अल्पकालिक 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, 1 हफ्ते का हो गया। अब जब कब हम कहीं कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हम यही बोलते हैं भाई कि मौसम कैसा है, कि मौसम बदलता रहता है। जलवायु एक दीर्घकालीन स्थिति है। हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि हम कहीं चले गए कि भाई वहाँ की जलवायु कैसी है, बोलते हैं ना डेली बेसिस हम जब यूज करते हैं तो हम मौसम का उपयोग करते हैं, क्योंकि मौसम क्या एक शॉर्ट टर्म आपका जो है एक अल्पकालिक आपकी स्थिति है, अल्पकालिक आपका औसत है इन सभी जो आपकी दशाएं हैं इन सब का। ठीक है, जबकि जो आपका जो मौसम, ये जलवायु है, वो दीर्घकालिक औसत है, और दीर्घकालिक औसत को आपको जो किसी क्षेत्र का विशेष का आपको जो क्या है जलवायु आपको कहने को मिलती है, जलवायु हम उसे कहते हैं। उत्तराखंड की जलवायु की जब बात की जाए तो आप जब देखते हो यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है और कटिबंधीय आपकी जलवायु है। ठीक है, इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना है। और उत्तराखंड की जलवायु को आप जो है ऋतुगत रूप से क्या है कि 3 भागों में आप विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर अभी समझा। पहला आपका हमने जो देखा वो है आपका शीत ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु हमने देखा कि भाई इसकी अवधि आप सितंबर अक्टूबर से लेके और मार्च अप्रैल तक आपका चलता है। इस अवधि में उत्तराखंड का जो औसत तापमान हमने देखा वो 8 से 10 डिग्री रहता है, जबकि कुछ स्थानों पर जो तापमान आपका है हिमांक से भी आपका नीचे हो जाता है। ठीक है, इस समय उत्तराखंड की जो जलवायु दशाएं वगैरह होती है, स्वच्छ आसमान होता है, शुष्क पवन चलती है और आर्द्रता रहित होती है। ठीक है, इस समय उत्तराखंड में भी आपका जो है पश्चिमी विक्षोभ का आगमन होता है, ये हमने देखा, जिसमें क्या होता है कि उत्तरी भाग में, उत्तरी उत्तराखंड में तो आपकी बर्फबारी पड़ती है, हिमपात होता है, लेकिन जो दक्षिणी भाग है उत्तराखंड का मैदानी वाला क्षेत्र है, उसमें से विक्षोभ से क्या होगी, वर्षा होती है। ठीक है, अब इस समय आप जब देखोगे उत्तराखंड में लगभग 1650 मीटर से जो अधिक ऊंचे सभी भागों में जो है वो जो हिमपात होता तो है, लेकिन वो स्थायी रूप से जो हिमपात वगैरह होता है वो 2700 मीटर वाले जो ऊंचे भाग है उनमें ही पाया जाता है। तो बेसिकली आप समझोगे जो 1650 से मीटर से ऊंचाई जो वाले स्थान होंगे उससे ऊपर तो बर्फ होगी, लेकिन ज़्यादा स्थायी नहीं रहेगी। स्थायी कहाँ से होगा, जो 2700 मीटर वाला क्षेत्र होगा, 2700 मीटर की जो ऊंचाई होगी, वहाँ से ऊपर के जो आपके भाग होंगे वहाँ पे जो आपका स्थायी आपका जो हिमपात होगा वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्थानीय भाषा हमने देखा किसे ह्यूंद बोलते हैं। ठीक है, और इस समय जब क्या होता है कि 3-4 दिन लगातार वर्षा होने से क्या होता है कि तापमान गिर जाता है। अच्छा, एकाएक, तो उसको हम बोलते हैं सगे बोलते हैं। ठीक है, सगे, समझ गए। ह्यूंद का मौसम समझिए ना, ह्यूंद का मौसम आपका हो गया और फिर आपका हो गया सगे का। तो शीत ऋतु को आपने देख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद अब जो अगला आपका है वो है आपका ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में आप जब देखोगे सेकेंड आपका, तो ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि आपको देखने को मिलती है वो आपका मार्च से अप्रैल तक है, मतलब शुरुआत, और मई जून तक आपका ये होता है। यानी कि मार्च अप्रैल से शुरू होकर ही आपका मई जून तक आपको जो ग्रीष्म ऋतु आपको उत्तराखंड में देखने को मिलती है। अब उत्तराखंड में जो औसत तापमान इस ऋतु में आपको देखने को मिलता है वो 15 से 20 डिग्री के बीच आपको जो तापमान इस टाइम पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एवं अधिकतम तापमान की बात की जाए तो जो आपकी धून घाटी है वहाँ पे 44 से 45 डिग्री जो आपका तापमान है वहाँ तक भी आपका हो जाता है। ठीक है, और स्थानीय भाषा में आपका जो यहाँ का जो ग्रीष्म ऋतु को आपको क्या है रूढ़ी बोलते हैं, और खरसाव का मौसम भी आपका ऋतु भी आपको बोलते हैं। इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना है, रूढ़ी और खरसाव। ठीक है, अब इस समय क्या है कि यहाँ पर जो पर्वतीय ठंडी जो हवाएं हैं आपकी, वो शुष्क तथा जो गर्म मैदानी हवाएं हैं उनके संपर्क में आती है, और संपर्क में आकर क्या होता है कि जो आंधी तथा तूफान की उत्पत्ति करती है, कौन सी, ये। ठीक है, इतना समझ गए। अगला आपका जो ऋतु है वो आपका है वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु। अब इस ऋतु में क्या होता है कि इस ऋतु में आपका जो ये मई जून से शुरू होती है उत्तराखंड में, और आपको देखते हो सितंबर से अक्टूबर तक आपको देखने को इसका मिलता है। ठीक है, स्थानीय भाषा में हम जो क्या बोलते हैं इसे बसग्याल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बसग्याल और चौमासा। ठीक है, इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है,
और इस समय जो उत्तराखंड में क्या आपका मानसून की भी आपका आगमन हो रहा है, मानसून भी आपका इसी मौसम में उत्तराखंड में प्रवेश करता है। और उसकी जो दो शाखाएं होती है, पहली आपकी अरब सागर की शाखा है, ठीक है, अरब सागर शाखा जो देखोगे तो अरब सागर की वाली जो शाखा है उससे क्या होता है कि इस समय उत्तराखंड में आपका सर्वाधिक वर्षा आपकी होती है, ठीक है, और मतलब प्रवेश करती है। और जो आपकी जो अरब सागर वाली शाखा है वो तो पहले प्रवेश कर लेती है, लेकिन जो आपकी ये बंगाल वाली खाड़ी वाली आपकी शाखा होती है वो क्या करती है, आपका सर्वाधिक वर्षा आपकी उत्तराखंड में करती है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। और जो उत्तराखंड का जो आपका जो देहरादून का राजपुर वाला क्षेत्र है उसमें आपका सर्वाधिक वर्षा होती है इसी टाइम पे 318.5 सेंटीमीटर, और जो नरेंद्रनगर वाला है वहाँ होती है 318 सेंटीमीटर। जबकि जो आपकी न्यूनतम वर्षा आपको देखने को मिलती है, आप जो देखते हो टिहरी का जो क्षेत्र है उसमें आपको 90 डिग्री सेंटीमीटर आपकी जो वर्षा वगैरह आपकी होती है, डिग्री में 90 सेंटीमीटर, ठीक है। इस समय उत्तराखंड में आपका जो अतिवृष्टि होती है उसके कारण क्या होता है कि जो पर्वतीय भाग आपको है वहाँ आपको भूस्खलन देखने को मिलते हैं, और मैदानी भागों में आपको बाढ़ की समस्या प्रमुख रूप से आपको होती है। और 2025 में आपको भारी मात्रा में आपको ये होते हुए देखने को मिला है। आपको चाहे भूस्खलन आपको मैदान इसमें थराली में देखने को मिला, उत्तरकाशी में देखने को मिला, चमोली में देखने को मिला, नंदानगर में देखने को मिला। तो वहाँ भी आपका हाल ही में जो आपके भूस्खलन आए थे वो इसका ताज़ा ताज़ा आपके उदाहरण है। बाढ़ की समस्या, बाढ़ का जो आप देखोगे तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आप देखोगे तो ये देहरादून का पूरा असर जो पूरा प्रेमनगर था बाढ़ की चपेट में आया था। इसका हरिद्वार वाला क्षेत्र आपका हो गया, जो मैदानी क्षेत्र है वो बाढ़ से इस मौसम में क्या होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। तो उत्तराखंड की जलवायु में आपको इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन 3 ऋतुओं का आपको थोड़ा सा बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको उत्तराखंड की जलवायु उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित करती है, उत्तराखंड के क्षेत्र को, ठीक है। तो जलवायु में आपका थोड़ा सा इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है। जलवायु से लेकर अगर आपका सवाल पूछे तो आपको इन बातों को वहाँ पे इस सवाल के ऊपर में आपको डालना है, ठीक है। तो जलवायु वाला टॉपिक हमारा ये भी हो गया, ठीक है, जलवायु वाला टॉपिक हमने देख लिया है। अब हमारा जो बचता है आपका अगला वो है आपका अपवाह तंत्र। अब उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अपवाह तंत्र, ठीक है। अब अपवाह तंत्र यानी कि जो प्रमुख जो नदियां वगैरह है तो जिस क्षेत्र में बहती हैं, जितने क्षेत्र में बहती है, जितने में अपवाह उनका हो रहा है तो उनको मिला के जो तंत्र वगैरह बनता है तो वो उसका कहलाता है अपवाह तंत्र। यहाँ से नदी निकली और इधर उधर इधर बहती हुई, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, तो ये कंप्लीट उसका एक तंत्र बनेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र हम समझने के लिए बोलते हैं। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में जब देखते हो तो बेसिकली आपको प्रमुखतः 3 जो अपवाह तंत्र आपको देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा है, यमुना नदी आपका जो अपवाह तंत्र है वो आपका है। दूसरा आपका जो गंगा नदी तंत्र है वो आपका है। और तीसरा आपका जो काली नदी है वो आपका तंत्र, आपका जो प्रमुख आपका अपवाह तंत्र है। हम तीनों के भी आपके दो आपके उपतंत्र आपको देखने को मिलते हैं। जब आप यमुना नदी की बात करते हो आपको जो पहला आपको मिलता है जो टोंस नदी आपकी यमुना की, वो आपका हो जाता है टोंस नदी उपतंत्र। अगला आपका है यमुना नदी उपतंत्र। गंगा नदी में आप देखते हो तो अलकनंदा नदी उपतंत्र है। और फिर आपका है भागीरथी नदी उपतंत्र। इन 4 आपके जो उपतंत्र आपको जो इन 2 नदियों के आपको देखने को मिलते हैं। अब जो टोंस नदी वाली उपतंत्र है आपको वो सर्वाधिक जो है आपका क्या है, वर्णाच्छादन वाली बेसिन है। यानी कि पूछा जाए कि किस नदी तंत्र का जो आपका जो बेसिन सर्वाधिक वन आच्छादन से बना हुआ है, घिरा हुआ है, तो आपका है टोंस नदी उपतंत्र में आपको आंसर लगाना है। और अगर पूछा जाए कि यमुना नदी तंत्र आपको जो उपतंत्र है वो आपकी भारत की जो है सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में आपको देखने को मिलती है। अलकनंदा नदी उपतंत्र के बारे में आप देखते हो तो सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र आपका है तो आपका अलकनंदा नदी तंत्र का है इन सभी तंत्रों के मुकाबले में। जो आकार की घाटी किसकी विशेषता है, तो आपकी जो आप बोलोगे कि जो अलकनंदा नदी तंत्र आपकी जो है उपतंत्र है उसकी विशेषता आपकी है जो आकार की घाटी आपकी इसकी विशेषता है। और सर्वाधिक जो ग्लेशियर आपको देखने को मिलते हैं वो भी आपका क्या है, अलकनंदा तंत्र के जो अधीन आप आपका है अलकनंदा उप तंत्र आपको जो है उसमें आप जो क्या है सर्वाधिक जो ग्लेशियर आपको देखने को मिलते हैं। भागीरथी नदी की बात की जाए तो इसमें जो उपतंत्र है आपका, इसमें आपको जो है आपकी पवित्र नदी पवित्र जो नदी है उसके रूप में आपको जो देखने को मिलती है। काली नदी की बात की जाए तो काली नदी तंत्र आप जब देखते हो तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी आपकी जो है काली नदी तंत्र के रूप में आपको जो ये आपको जो नदी तंत्र आपको देखने को मिलता है। और एकमात्र जो विवादित नदी है वो आपकी कौन सी, काली नदी आपकी तंत्र है, ठीक है। इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका जो ये है अलकनंदा नदी तंत्र, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कहाँ से नदी निकलती है, कौन कौन से यहाँ पे आपको स्थान मिल रहे हैं। अगर आपको स्पेशली आपको अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में पूछ लिया तो थोड़ा उसके बारे में लिख के और फिर आपको यहाँ पे एक मैप के जरिए आप अगर बनाओगे तो आपको जो आंसर है थोड़ा और अच्छा बन जाएगा और उसमें आपको जो नंबर वगैरह होंगे वो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा
मिलने के चांस थोड़ा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सूर्य कुंड, आपको यहाँ पे एक मिनट, हाँ सूर्य कुंड हो गया, ये आपका चंद्र कुंड हो गया, और ये आपके इसके नीचे आपको देखने को मिलता है ये आपका क्षीर सागर हो गया। ठीक है, ये आपका संतोपन ग्लेशियर, यहीं से आपकी जो है अलकनंदा नदी आपकी निकलती है, और संतोपन के आपके जो नीचे आपको मिलता है आपके वसुंधरा प्रपात आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका कामेट पर्वत हो गया, कामेट पर्वत से आपकी निकली सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे भीमपुल आपको देखने को मिलता है। अब कामेट से सरस्वती नदी निकली और सीधे यहाँ पे केशव प्रयाग पे आपके जो है क्या है अलकनंदा नदी के साथ तो आपका मिल गया। ठीक है, अब अलकनंदा और नीचे आ गई, यहाँ पे आप देखते रहो। ठीक है, अब इधर ही आपका जो यहाँ पे ऋषिकुंड है नीलकंठ के पास, यहाँ से आपकी निकली ऋषिगंगा नदी, ऋषिगंगा नदी मिली फिर बद्रीनाथ के आपके पास मिल गया। ठीक है, तो बद्रीनाथ में आपका जो ऋषिगंगा नदी है आपका वो अलकनंदा नदी से मिल गई नदी, फिर आपकी और आगे बढ़ी, ये है आपका गोविंद घाट। अब हेमकुंड से आपका जो है लक्ष्मण गंगा निकलती है, या होम गंगा भी इसे बोलते हैं। ठीक है, होम गंगा यहाँ से हेमकुंड से निकली और आगे यहाँ पहुँची, तो ये आपके यहाँ पे आ रही है जो पुष्पा नदी आपको यहाँ मिल गई, पुष्पा नदी आपके निकल गई यहाँ पे पुष्पतलिया साग इससे यहाँ से। ठीक है, तो पुष्पावती यहाँ पे आपकी मिल गई, फिर और आगे जाके आपका जो भूंडार से आपकी जो भिंडा नदी है, तो भिंडा नदी आपको यहाँ मिल जाता है। फिर ये दोनों नदी आपका जो है होम गंगा जो आपकी लक्ष्मण गंगा है उसके साथ मिलके आपका जो है आगे मिलके आपका जो गोविंद घाट है वहाँ पे आपका जो अलकनंदा है वहाँ से आके मिल जाती है। ठीक है, फिर उससे आगे आप जब आते हो तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग। अब कुनलुन श्रेणी से आपका जो है ये रैणी गांव है, यहाँ से आपका जो है ऋषिगंगा नदी आपका नंदा देवी से निकल के रैणी गांव मिल गई। अब ये नदी आपकी और आगे निकली मलारी पे आपका फिर वृथी गंगा यहाँ पे मलारी में मिल गई, और फिर आपका बन गई है पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है, और धौली गंगा आपकी जो पश्चिमी धौली गंगा आपकी होगी वो आगे जाते हुए विष्णु प्रयाग में आपका जो है अलकनंदा से मिल जाएगी। इस बात थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका तुंगनाथ, तुंगनाथ से आपका निकल गई यहाँ पे बालखिल नदी, और बालखिल नदी आपको मिल गई यहाँ पे आगे जाके अलकनंदा से। ठीक है, अब ये अलकनंदा और आगे बढ़ती है आपके यहाँ पे आ गई, ये आपका नंद प्रयाग, नंदा घूंटी से आपकी निकली नंदाकिनी नदी जो कि आपके नंद प्रयाग में आपको मिल गई। ठीक है, और आगे आओगे तो कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में आपको जो पिंडारी नदी आपकी जो कुफरी गाड़ हो जो ये आपकी गाड़ है, ये दो मिलकर आगे पिंडारी मिल जाएगी, और पिंडारी आपके यहाँ से निकल के आपको जो कर्ण गंगा आपके रूप में सीधा कर्णप्रयाग में आपसे पिंडारी नदी आपका जो है वो आपका मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में आपका जो है यहाँ से जो मदरांचल पर्वत है, ठीक है मदरांचल पर्वत है, यहाँ पे उसके नीचे आपको जो देखने को मिलता है वो आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर है, और चौराबाड़ी से आपका जो है मंदाकिनी नदी आपको निकलने को मिलती है। ठीक है, तो मंदाकिनी के साथ ही आपके यहाँ एक जो दूध गंगा है वो आपकी सहायक नदी है, सरस्वती इसके और नीचे आपकी सहायक नदी है, ये दोनों इससे मिलकर और आगे बढ़ती है मंदाकिनी में। सोनप्रयाग में आपको ये आपकी शेष नदी आपकी मिल गई इसके साथ, इससे और आगे आप आओगे तो मधुगंगा आपका जो है कालीमठ में मिल गई मंदाकिनी के साथ। बांसवाड़ा पे आपका जो है आपकी राखल गंगा आपकी मिल गई, रावण गंगा आपके साथ मिल गई इसमें। ठीक है, मंदाकिनी में और आगे तिलवाड़ा में आप आओगे, तिलवाड़ा में आपको जो लस्तर नदी है वो आपकी मिल गई सूर्यप्रयाग में। ठीक है, और फिर ये मंदाकिनी आपको आगे आते हुए रुद्रप्रयाग में जाके अलकनंदा से आपकी मिल जाती है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग के बाद सीधा ये नदी आपकी जो आएगी देवप्रयाग, और देवप्रयाग में यहाँ से उत्तरकाशी की जो आपसी भागीरथी नदी आ रही है वो आपके यहाँ पे मिल जाएगी, और भागीरथी प्लस अलकनंदा आपके मिलकर यहाँ से आगे नदी आएगी, वो आपका गंगा का जो रूप होगा गंगा नदी के रूप में आगे यहाँ से प्रवाहमान होगी। तो इस बात थोड़ा सा आपको समझना है कि किस तरीके से आपको जो अलकनंदा जो आपका नदी तंत्र है ये काम कर रहा है, कौन कौन सी आपकी प्रमुख सहायक नदी है, कौन कौन से प्रमुख आपके स्थलों पे आपको पूरा याद रखना। जो प्रमुख नदी है 4-5 नदी आपको वो याद रखनी ताकि आपका एक अपवाद तंत्र बन सके, वो दिख सके उन चीज़ों को। ठीक है, इतना सब याद करना तो पॉसिबल नहीं है एक आम तरीके से, तो आप जो प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं, प्रमुख प्लेसेस हैं, प्रमुख जो सहायक नदी है उनको याद करना, और फिर एक फॉर्मेट आपको जो एक पैराग्राफ इस तरीके से एक फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा होमवर्क दिख लेते हैं कि किस तरीके से आपका फॉर्मेट है। तो अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड की सर्वाधिक जो बड़ी नदी है आपकी अलकनंदा है। ठीक है, उसका उद्गम जो आपका है संतोपन ताल से होता है, ये आपने देख लिया। इस नदी पर जो है 5 पवित्र प्रयाग आपको देखने को मिलते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग स्थित है। और इन 5 प्रयागों में आपका जो विष्णु प्रयाग है वो पश्चिमी धौली गंगा प्लस अलकनंदा से बनता है। नंद प्रयाग जो आपका है अलकनंदा प्लस नंदाकिनी से बनता है। कर्ण प्रयाग जो आपका है वो पिंडर तथा आपका जो अलकनंदा से बनता है। और रुद्र प्रयाग में आपका जो है अलकनंदा तथा मंदाकिनी जो है आपका, एवं जो देव प्रयाग में आपका जो है अलकनंदा प्लस भागीरथी का आपका जो है संगम होता है। तो देव प्रयाग का आपने उल्लेख 5 प्रयाग का आपने उल्लेख कर दिया क्योंकि वो इसी नदी तंत्र स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आप जब देखोगे तो अलकनंदा जो की जो सहायक नदियाँ हैं
उनमें आप उनका उल्लेख कर दोगे कि पुष्पावती है, बालखिला है, ऋषिगंगा आदि जो सहायक नदी हैं। अलकनंदा जो उत्तराखंड के आप इन जिलों का आप उनका एग्जाम्पल दोगे, उनका लिंक दे दोगे, उनको ऐड करोगे कि चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी से होकर जो आपकी ये बहती है। और पौड़ी और टिहरी की जो राजनीतिक सीमा का निर्धारण भी कौन सी आपकी अलकनंदा नदी करती है, इस बात का आपको उल्लेख करना है। इस नदी की घाटी ज्वार उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। आपने थोड़ी विशेषताएं बता दी आप इस नदी घाटी की। इसके प्रमुख आपने नगर बता दिए कि श्रीनगर हो गया, गोपेश्वर हो गया, पंचप्रयाग आपकी इस नदी के किनारे हैं। अब इस नदी तंत्र में आपका जो विष्णु प्रयाग परियोजना है, जो कुंड परियोजना है, आपका जो उत्यासो बांध परियोजना है, इनका भी उल्लेख कर दिया। और साथ में आपने इस बात का उल्लेख कर दिया कि देव प्रयाग में अलकनंदा को आपका बहू और भागीरथी को आपको जो है सास कहा जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में जो आपका सर्वाधिक हिमनद है आपके इसी नदी तंत्र में पाए जाते हैं। तो ये आपका जो बेसिकली आपका जो नदी तंत्र है आपका वो आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन देख लिया कि किस तरीके से जो आपका अलकनंदा नदी तंत्र है वो आपका काम कर रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी टॉपिक में, किसी उस पर आपको जनरल आपको एक नॉलेज लेना है, जनरल आपको एक तरीका बताना है कि किस तरीके से वो टॉपिक काम करे, क्या क्या उसमें डायमेंशन उसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल डीप जाके बिल्कुल रट्टा मार के वो मेंस में वो काम नहीं आता है। ठीक है, मेंस में आपको एक जनरल आपको एक ज्ञान चाहिए किसी टॉपिक को लेके कि आप उस आंसर को उस आंसर कॉपी में अपने शब्दों में उस आंसर को लिख सको। ठीक है, जो जितने उसके प्रमुख डायमेंशन है मुख्य परीक्षा के दृष्टि से जो आने चाहिए। आने को तो अलकनंदा नदी में आपका जो मतलब एक आप किताब लिख सकते हो, लेकिन वो फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ना। तो जो जितना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपको सिर्फ उतना ही लिखना है। ठीक है, आप एक क्लास देखते हैं कितने मिनट की होगी। ठीक है, तो अभी 20 मिनट हुए हैं, तो इसका मतलब कि हम जो आपका अपवाद तंत्र पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी। तो अब दूसरा आपका है भागीरथी नदी तंत्र। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा देखना है। अब आप देखोगे तो पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा दैट आपका फॉर्मेट देख लेते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद हम इसका आपको समझा देंगे। ठीक है, आप पहले समझ लेते हैं फिर फॉर्मेट आपका देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम करूँ या चल जाएगा काम, कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो निम्न क्वालिटी में जो आपका वीडियो चल सके। तो आप ये देखोगे आपका है भागीरथी नदी तंत्र आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये आपका है गौमुख शिवलिंग यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से आपका जो है आपकी भागीरथी नदी आपकी निकलती है। ठीक है, ये हो गया अरवा आपका। ठीक है, ये आपका भृंग सरोवर आपका हो गया, यहाँ से आपकी जो आपका आपकी सहायक नदी निकल गई। ये आपका रुद्र गरा हो गया, आज से आपकी रुद्र घाट निकल गई। ये आपका केदार ताल हो गया, यहाँ से आपकी केदार गंगा निकल गई। ये आपका थागला हो गया, यहाँ से आपकी जार गंगा निकल गई। ये आपकी हर्षिल की घाटी हो गई, यहाँ से आपकी सिया गंगा निकल गई। ठीक है, और आगे बढ़ते जाओगे तो रुद्र गंगा जहाँ पे रुद्र घाट है उससे पहले आपका गंगोत्री पड़ता है। तो ये सहायक नदी आपकी मिलती रहेंगी, उससे सीधा आप आगे बढ़ते रहोगे तो भैरव घाटी के पास आपका जो जार गंगा है वो आपके जो आपकी भागीरथी नदी है उसमें आके आपकी मिल जाएगी। ठीक है, और आगे जाने पर क्या करोगे, हर्षिल घाटी से आपकी सिया गंगा भी इसमें आके मिल जाती है। और जहाँ पे सिया गंगा मिलती है उससे आगे आपका जो है मनेरी भाली परियोजना आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ठीक है, और फिर आप और आगे जाओगे तो ये आपका खेड़ी प्रभात पड़ता है, खेड़ी प्रभात। ठीक है, तो ढोड़ी ताल से आपका जो है ये गंगा निकल असी गंगा निकल गई ढोड़ी ताल से, और ये आपका मिल गया खेड़ी प्रभात में। इसका आपको थोड़ा सा याद रखना है गंगोरी के पास। ठीक है, फिर और आगे जाओगे तो यहाँ पे आपकी वाराणसी और इंद्रावती नदी आपकी मिलती है। उसके बाद आप आगे जाओगे तो ये आपका जो क्षेत्र है ये आपका उत्तरकाशी और आपका जो धरासू वाला क्षेत्र आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब टिहरी यहाँ पे आ जाएगा, और आगे टिहरी में आपको जो है भिलंगना नदी आपको देखने को मिलेगी। अब भिलंगना नदी आपको जो निकलेगी खतलिंग ग्लेशियर से निकलेगी, खतलिंग ग्लेशियर से आगे निकल रही है तो यहाँ पे इसमें दूध गंगा आके मिल जाएगी, मेज गंगा आके मिल जाएगी। ठीक है, और आगे आएंगे तो यहाँ पे जो आपका जो महासर ताल से आपको जो धर्म गंगा है वो आपको निकलेगी, बूढ़ा केदार के पास आपके मिल जाएगी, जो सहस्त्र ताल से निकलने वाली है बाल गंगा से, बूढ़ा केदार के पास दोनों मिल जाएगी। और ये दोनों आगे आपके पास जो है खतलिंग नदी से खतलिंग नहीं जो आपकी भिलंगना है उससे आके आपके मिल जाएंगे। तो आप देखते हैं जो आपका जो सहस्त्र ताल है वहाँ से निकल गई बाल गंगा, और जो आपका महासर ताल है वहाँ से निकल गई धर्म गंगा, बूढ़ा केदार के पास दोनों मिल गई और आगे जाके मिल गई आपकी भिलंगना से, और ये बन गई आपकी भिलंगना नदी आपकी जाके टिहरी में मिल जाएगी आपकी किससे, भागीरथी से। तो इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इस बात को आगे देखते हैं। फिर आगे जब नदी आपकी बहेगी तो फिर आपने देखा कि भाई अलकनंदा जो आपकी रुद्रप्रयाग से आ रही थी वो आपका जो है देवप्रयाग के पास आपको मिल जाएगी। अब ये गंगा नदी बन गई, यहाँ से गंगा नदी अब आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अब ढाईजुरी नार से यहाँ से आपकी जो निकल गई, सोनली से निकल गई, जो पूर्वी नयार आपकी निकल गई, ये सब पुल में आपकी मिल गई, और ये आपको जो है नयार नदी आपकी बन जाएगा। ठीक है, ये फिर आपके आगे भी आके गंगा से आपके मिल जाएगी। फिर गंगा और आगे बढ़ेगी
और फिर चंद्रबाड़ी से आपकी ये नदी निकलेगी, ठीक है। ये आगे भी आपसे यहाँ से मिल जाएगी, किसमें, गंगा में। फिर गंगा आगे आगे बढ़ती रहेगी। सोन नदी फिर आपके यहाँ पे गंगा से मिल जाएगी। जो बाल्दी एक आपकी सोंग नदी की सहायक नदी है, तो बाल्दी भी आपकी सोंग नदी में मिल जाएगी, ये आपको याद रखना है। फिर आपकी सुसवा आपकी हो गई, ये आपकी सोंग नदी में आके मिलेगी। और सुसवा की आपकी जो 2 सहायक नदी आपकी हैं, एक तो बिंदाल आपकी हो गई और एक आपकी जो रिस्पना होगी, ठीक है। ये सुसवा से आपकी मिलेगी और सीधा आपका सौंग में जाके मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपका एक गंगा नदी आपकी और आगे जा जाएगी और फिर आपका एंड में आपको यहाँ पे सोलानी नदी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा आपका जो एक भागीरथी आपका जो तंत्र है आपका, वो आपको देखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये बोल रहा है कि गंगा नदी जो है अपने प्रारंभिक स्वरूप में आपका जो है गौमुख से भागीरथी नाम से निकलती है, ठीक है, आपको देख लिया। अब ये एक क्या है, पवित्र नदी है, ठीक है। इसकी जो प्रमुख सहायक आपकी जो नदियों में आपको देखोगे तो केदार गंगा, जो सिया गंगा हो गया, जो असली गंगा आपका हो गया, जो भिलंगना वगैरह होगी, जो नयार वागे आपकी होगी, प्रमुख से क्या है सहायक नदियाँ आपको देखने को मिलती है भागीरथी नदी की। उत्तरकाशी का अपन देख लिया कि उत्तरकाशी और टिहरी से प्रवाहित होकर आपको जो है देवप्रयाग में आपका जो है अलकनंदा नदी से मिलकर आपका जो है ये गंगा नदी का निर्माण करती है, ये भी आपने देख लिया। और हरिद्वार से आप जब आगे जाते हुए उत्तराखंड से बाहर हो जाती है, ठीक है। इस पर आपने देखा कि मनेरी भाली परियोजना आपको देखने को मिलती है, तिलोक परियोजना आपको देखने को मिलती है, टिहरी परियोजना आपको देखने को मिलती है, और साथ ही आपका जो कोटेश्वर परियोजना है, वो कोटली भेल परियोजना है, वो भी आपके सभी जो है इसी भागीरथी नदी पे आपको उपस्थित है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, कुछ नदियाँ शायद छूट गई हुई है, कुछ मैं जिनका उच्चारण अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ तो उनको मैं ध्यान नहीं है, लेकिन आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको जो मेंस का आपको जो टॉपिक है उनको तैयार करके चलना है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ अगर छूट जाती है तो उन्हें आप खुद से ऐड ऑन उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो आपको शिकायत मत करना है कमेंट में करके आपने ये नदी बताई नहीं है, उसका नाम आप बता नहीं पाए, ठीक है। मैं पहले बोल रहा हूँ, मुझे उस चीज़ का उतना ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान से मुझसे ज़्यादा होगा, लेकिन आपको मैं एक तरीका बताने की एक सोच या फिर एक कह सकते हैं कि सोचने का तरीका या तैयारी करने का तरीका विकसित कर रहा हूँ, किस तरीके से आपको जो मेंस आपको तैयार करना होता है, ठीक है। अब फिर हम अगला हमारा जो है यमुना नदी तंत्र है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। पहले वही हम फॉर्मेट इसका देखते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट किस तरीके से बना हुआ है यमुना नदी का। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बंदरपुछ, ठीक है, बंदरपुछ ग्लेशियर से आपका है निकल गई यमुनोत्री, यहाँ पर आपका अवस्थित है। ऋषि गंगा निकली, ये इसमें मिल गई यमुना नदी में। फिर आपका हनुमान गंगा आपकी जो हनुमान चट्टी में मिल जाएगी। फिर ये आगे बढ़ते हुए आपका जो बड़कोट में आपका इसमें कृष्णा नदी मिल जाएगी। अब ये आगे आपका बढ़ता जाएगा यमुना नदी, और जो आपका कमलेश्वर पहाड़ी है वहाँ से कमल घाट जो आपका है, ये 9 गाँव में आपका कमल घाट जो यमुना नदी से यहाँ पे मिल जाएगी। अभी आगे बढ़ते बढ़ते लाखा मंडल में रेखनी घाट मिल जाएगी इसमें, और आगे जाओगे तो आपका बद्री घाट मिल जाएगा नैनबाग में। फिर आपका ये लखवाड़ का पुल आपको मिलेगा। फिर आपका ये व्यासी पुल नहीं, लखवाड़ परियोजना आपको मिलेगी, सही, हाँ सॉरी हाँ व्यासी हुए, ठीक है। फिर आपका अमलगाड़ आपकी जो सहायक नदी इसमें मिल जाएगी। फिर आपकी आ जाएगी अलगाड़ यहाँ से जौनपुर से होते हुए, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिलेगी। फिर और आगे अब जाओगे तो आपका कालसी का क्षेत्र पड़ेगा। अब कालसी में आपका जो यमुना नदी से आपका जो है जो आपकी रुपिन सुपिन की जो शाखा आपकी जो मिलती है वो आपकी नैतौड़ में मिलेगी। ये आपकी और आगे जाएगी तो खूनी घाट इसमें मिल जाएगा। फिर आपकी ये दरिया घाट मिल जाएगा। फिर आपकी जो पावर में आपका जो त्योणी में ये पावर नदी मिल जाएगी। फिर और आगे आओगे तो मोना घाट की सहायता नदी है। फिर किसाऊ बांध आपको मिलेगा। फिर इच्छारी बांध आपको मिलेगा। ये आपका लखवाड़ बांध परियोजना हो गया, आपका जो व्यासी परियोजना हो गया। इन सब आपको देखते हुए फिर आपका जो यहाँ पे आपको जो उसका कालसी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कालसी का आपका पड़ेगा डाक पत्थर, ठीक है। डाक पत्थर पड़ने के बाद जब आप आओगे तो आपको सबसे एक जो नहर आपकी जो निकलती है यहाँ से अलग से, उसको हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक है। तो डाक पत्थर हमने देखा जो टॉन्स नदी आपकी थी डाक पत्थर में आपसे मिल गई। और डाक पत्थर से आगे जाओगे तो यहाँ से आपकी ये शक्ति नहर आपकी निकाल दी। और शक्ति नहर पर आपका जो छिबरी परियोजना आपकी हो गई, जो ढकानी परियोजना हो गई आपकी, वो सब शक्ति नहर पे आपको देखने को मिलती है। इसके बाद अब आगे जो आपके आसन ब्राज आपको देखने मिलेगा, जिसमें आपकी आसन नदी आपसे उसमें आपका आपके मिल जाएगी आसन रोड से होते हुए, ठीक है। ये आपका 1967। और फिर आगे जब आपका ये ढालीपुर से यमुना नदी आपकी बाहर हो जाती है। इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो मोटा मोटा इसमें आपका यही है, आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए कि आपका जो यमुना नदी तंत्र किस तरीके से आपका काम करता है, ठीक है। अभी आपका अगला जिसका फॉर्मेट है तो आप देखोगे तो कि कालिंदी पर्वत से निकलने के कारण जो है आपका कालिंदजा नाम से कि आपकी जो जाने वाली आपकी जो है यमुना नदी आपकी जानी जाती है। और इसको जो यमी, सूर्यतनिया और जो आशिता आदि नामों से भी जाना जाता है, ये आपने देख लिया। और इसी नदी का जो उद्गम आपका जो है बंदरपुश के जो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है,
ठीक है। और ये भारत की आपकी सबसे जो लंबी सहायक नदी के रूप में है, और गंगा की जो एकमात्र आपकी जो है हिमालयी जो सहायक नदी है, जो क्या है दाहिने और से मिलती है। इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना है। और ये नदी उत्तराखंड के जो 2 जिले आपके देहरादून हो गया, उत्तरकाशी में आपका प्रवाहित होती है, आपने इसका उल्लेख कर लिया। साथ ही देहरादून में जो ढालीपुर है उसके नामक स्थान से आपका जो है ये नदी उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। इस बात का भी आपने उल्लेख कर दिया, ठीक है। अब प्रमुख नदियाँ आपने बता दी, सहायक नदियाँ कि भाई जाह्नवी आपकी होगी, ऋषिगंगा होगी, हनुमान गंगा होगी, कमलगाड़ हो गया, टॉन्स वगैरह होगी, आशन वगैरह हो गया। तो इस सब आपका जो इनकी सहायक नदियाँ हैं यमुना की। और पुरोला को जो आपका है कमल नदी का वरदान बोला जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो टॉन्स नदी है, इस बात का उल्लेख कर दिया, जिसका उद्गम जो आपका है रूपिन और शुबिन नामक जो 2 नदियों के रूप में आपका होता है। इसका पौराणिक नाम जो है तमसा था, इस बात का उल्लेख कर दिया। टॉन्स नदी को जो आपको है अश्रु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये नदी आपकी जो है यमुना नदी में आपका यमुना से भी अधिक जल लाती है, इस बात का उल्लेख कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी? टॉन्स नदी की बात कर रहा हो, ठीक है। अब यह नदी उत्तराखंड आपका हो गया, और हिमाचल के मध्य जो आपका है राजनीतिक सीमा का निर्धारण कौन करती है? यमुना नदी करती है। और इसकी एक जो अन्य सहायक नदी है आपकी आसन की बात कर रहे हैं, तो इस नदी पे आपकी जो शक्ति नहर का निर्माण किया गया, हमने देखा अभी किनारे से निकाली गई है। और यमुना जो नदी तंत्र में आपका जो है लखवाड़ वैसी परियोजना वगैरह हो गई, किसाऊ डैम हो गया, इच्छारी डैम हो गया, छिप्रो प्लांट वगैरह हो गया, त्योनी परियोजना आदि, जो सभी जो जल विद्युत परियोजना आदि है वो सभी आपका जो इसमें यमुना नदी तंत्र के ऊपर आपको देखने को मिलती है, बनाई गई है। तो यमुना नदी तंत्र में आपको इतना सा आपको जो चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक है। बाकी इसमें जो और इम्पोर्टेंट आपको करना है, जो मतलब जो इम्पोर्टेंट जो नदी क्षेत्र आपके हैं, जो इम्पोर्टेंट जो नगर वगैरह हो गई, जो प्रमुख आपकी जो डैम वगैरह हो गई, जो सहायक नदियाँ वगैरह हो गई, असम बैराज टाइप की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, उन चीज़ों का उल्लेख करना है अपने अपवाद तंत्र में, अपने आप जब डायग्राम बनाओगे उसमें, ठीक है। अब सारा तो वैसे तो यमुना नदी तंत्र बहुत बड़ा है, रूपिन सुपिन काला वो आपको देखना पड़ेगा, टॉन्स का अलग से बनेगा, ठीक है। तो वैसे बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो उसमें आपका 10 मिनट आपको मिलते हैं आंसर राइटिंग के एक क्वेश्चन पे। तो उस टाइम पे आपको इतना पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा फ्रेम बना पाओ। तो जितना पॉसिबल हो जो इंपॉर्टेंट एरियाज है सब उनको ही आपको कवर करना है, उनको ही अपने मैप में अपवाद तंत्र में आपको दिखाना है, ठीक है। अगला हम देखते हैं काली नदी तंत्र, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो आपका है उसके फिर हम उत्तर देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप जब देखोगे तो ये काला पानी क्षेत्र है आपका, ठीक है। और इसी के ऊपर आपका लिपुलेख दर्रा भी है, ठीक है। यहीं पे आपका व्यास आश्रम आपको देखने को मिलता है, तो यहीं से आपकी निकल जाएगी काली नदी। और ये आपका गुंजी क्षेत्र है, जक्सर श्रेणी से आपके निकली यहाँ से जो कुटियांगटी वगैरह हो गई, आपकी जो सांगचुन मंदिर, आपकी जो निरकुट वगैरह जो आपकी नदियाँ हो गई, ठीक है, ये आपकी मिल जाएगी गुंजी वाले क्षेत्र में मिल जाएगी। इससे आप आगे आओगे तो ये आपका खेला क्षेत्र है, ठीक है, खेला नामक स्थान है। और यहाँ पे गोवान गोगले खोर ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ से आपके निकलेगी पूर्वी धौली गंगा, इसमें सहायक नदी आपकी मिलेगी दारमा मिलेगी, लिस्टर मिलेगी, सिरियांगटी मिलेगी, और ये आपका जो है यहाँ पे खेला में मिल जाएगी। और आगे आओगे तो ये है जौल जीवी आपका जो मिलम से आपकी निकलेगी गौरी गंगा, रालम मिलम, ठीक है। और गौरी गंगा आपका जो जौल जीवी में आपका जो है इसमें काली में मिल जाएगा, ठीक है। फिर चकेली आपका है, फिर रूपालिया है, ये आपकी सहायक नदी आगे आगे जाके आपकी बढ़ती इसमें मिलती रहेंगी, ठीक है। फिर आपका आएगा पंचेश्वर क्षेत्र। अब यहाँ से सरमूल, और इसमें आपका जो डोबरा, इससे आपका जो गोमती नदी निकल गई, जो सरयू नदी आपकी सरमूल से निकल गई, पनार नदी आपकी काकड़ी घाट में मिल गई, ये और आगे आओगे तो पॉन्टिक से आपकी पूर्वी रामगंगा निकल गई। और ये सभी नदी मिलकर आपके जो क्या है यहाँ पे पंचेश्वर में आपके किससे पंचेश्वर में आपका मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आगे आओगे चोका पे आपका जो है रतिया रीठा मीठा जो आपकी लपिया नदी है आपका गजार से, ये चोका में आके मिल जाएगी। रामगुण आपके निकल गई नेपाल से आके हुए, ये आपका फिर आगे यहाँ पे काली नदी से मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे जाओगे तो आगे आपको पड़ेगा टनकपुर बैराज, ठीक है। टनकपुर बैराज के बाद आपको पड़ेगा बनवासा बैराज, यहाँ से एक निकल जाएगी शारदा नहर और बाकी नदी निकल जाएगी आपकी नेपाल की तरफ, ठीक है। तो काली नदी में आपको इतना थोड़ा सा आपको जो एक अपवाद तंत्र है इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना है काली तंत्र के संदर्भ में, ठीक है। तो उत्तराखंड और नेपाल को जो आप देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो निर्धारण करने वाली जो काली नदी का जो उद्गम है काला पानी क्षेत्र से होता है, और ये उत्तराखंड की जो सर्वाधिक लंबी नदी है, ठीक है। ब्रिटिश काल में जो आपका है आंग्ल गोरखा संघर्ष के जो दौरान जो आपकी संगोली संधि हुई थी उसके तहत इस नदी को आपका जो है ब्रिटिश भारत एवं जो गोरखा साम्राज्य की जो है सीमा मान लिया गया था, ठीक है।
अब सीमा इसको मान लिया गया। इसके बाद जो क्या हुआ कि किंतु आपका जो स्वतंत्रता हुई, तो स्वतंत्रता पश्चात क्या हुआ, इस नदी की पहचान को लेकर जो है भारत और नेपाल के मध्य जो विवाद आपका बढ़ता गया, ठीक है। और काला पानी विवाद के नाम से इस विवाद को जाना कि जो आज भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये नदी आपको जो उत्तराखंड के 3 जिलों, आपके जो पिथौरागढ़ वगैरह हो गया, आपका चंपावत हो गया, जो और उधम सिंह नगर हो गया, तो इन 3 जिलों में आपका जो काली नदी है, इसका जो क्षेत्र आपको प्रवाह क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, प्रवाहित होती है। और नेपाल में आपका जो शारदा के नाम से ये प्रवेश करती है, ठीक है। और इसके अलावा स्कंद पुराण में आप जब देखते हो तो इसे अपवित्र नदी के रूप में भी देखा गया है, बोला गया है, कहा गया है काली नदी को, ठीक है। इस नदी पे आप जब देखोगे तो भारत और नेपाल की जो संयुक्त आपकी जो परियोजना आपकी जो है पंचेश्वर बांध परियोजना, वो आपकी इसी नदी पे आपकी निर्माण मतलब प्रस्तावित है और निर्माण की जा रही है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। तो काली नदी में आपको इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। आगे फिर आपका है पश्चिमी रामगंगा तंत्र। तो पश्चिमी रामगंगा तंत्र में कुछ अगर रामगंगा तंत्र का बनाने रखा, मतलब बेसिकली आपको थोड़ा जान लेना है कि पश्चिमी रामगंगा आपका दूताकुली पठार से निकलने वाली आपकी जो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, और इस नदी में आपको कालागढ़ बांध बनाया गया है। इसके प्रमुख जो सहायक नदियों में आपका जो नील होगी, गगाश होगी, बीनू नदी होगी, सोन नदी होगी, सोना नदी होगी, कोशी नदी आदि जो आपकी पश्चिमी रामगंगा की सहायक प्रमुख नदियाँ हैं। और ये नदी उत्तर प्रदेश की आपके जो कन्नौज में है आपकी गंगा नदी से आपका मिल जाती है। अब वैसे तो बनाने को बहुत बड़ा है, बट आपको बेसिक चीज़ें आपकी जो है इस संबंध में आपको थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक है। तो 4-5 हमने जो आपके जो तंत्र हैं वो देख लिए हैं आपके, ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण आपके होने वाले हैं, ठीक है। पहले हमने जलवायु देखी, उसके बाद हमने अलकनंदा नदी तंत्र देखा, उसके बाद हमने आपका जो भागीरथी नदी तंत्र देखा, साथ में फिर हमने यमुना नदी तंत्र देखा, फिर आपका जो काली नदी तंत्र देखा, और फिर हमने पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र आपका देखा, ठीक है। तो ये कुछ आपके प्रमुख तंत्र हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आपका है, फिर जो अगला टॉपिक हम देखते हैं, अपवाद तंत्र भी आपका हो गया, ठीक है। ठीक है, तो समझो अगर आपको सिलेबस कवर करना है तो आपको इसी तरीके से हर सिलेबस उठा के हर एक टॉपिक को इस तरीके से फटाफट आपके अपने क्रिस्पी नोट्स बना के, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेके किस तरीके से आपको क्या क्या उसमें चीज़ें ऐड ऑन करनी है, और फिर आपको उस बेसिस पे आपको आंसर राइटिंग करनी है, जो आपकी मेंस के लिए आपकी जो एक सिलेबस अप्रोच आपकी जो बेस चलती है वो फिर आपको वहाँ पे हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो यही आपको करना है अपने तरीके से, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ चीज़ों को करने का, किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। फिर आपको जो प्राकृतिक वनस्पति बचेगी, इसको मृदा और हिमनद, इसको हम आपका अगले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो 2 लेक्चर मैंने इतना देख लिया, तो 3 में इतना हो जाएगा, 4 में इतना, मतलब 10-12 लेक्चर में आपका जो फर्स्ट सेक्शन आपका हो जाएगा। उतना ही आपका जो एक ये मानो कि 15-20 लेक्चर में आपका जो थर्ड और सेकेंड का सेक्शन हो जाएगा, 5-7 लेक्चर में आपका ये, और उसी की तरह आपका जो है 5-5 लेक्चर में आपका जो बाकी के सेगमेंट है आपको उनको कवर कर लेंगे। जो 50 का मैं आपको लेके चल रहा था उसमें आपका कवरअप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ हम इतना ही क्लास को रखते हैं। आपको जो प्राकृतिक वनस्पति वाला और मृदा वाला है वो हम आपका जो है नेक्स्ट क्लास में आपको देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही हो किस तरीके से आपको मेंस का जो आपको सिलेबस है उस तरीके से आपको पेपर वाइज किस तरीके से आपको चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है। अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो वीडियो को आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आपको शेयर करना है जिनका मुख्य परीक्षा भी होने वाला है, ठीक है। साथ ही आपका जो अभी 2026 का कैलेंडर भी आपका आ गया है, तो अभी से आप उस चीज़ को उस चीज़ के लिए आपको लग जाना है। प्री प्लस मेंस की आपकी जो एक तैयारी है, आपकी बेस तैयारी, उसे आपको साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, यहाँ से आपकी जितनी ज़्यादा हेल्प हो पाएगी मैं करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है। जो आपका उत्तराखंड फर्स्ट की वीडियो रहेगी अगली सुबह, हम उस पर आपको मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए। अगर आपने ये वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।